आइए अब हम यहाँ पर चित्र के माध्यम से एक एक करके अलग अलग तरह के जो पोषक तत्व हैं उनके स्रोतों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोतों के बारे में, यानी हम जो भोजन है, हम अगर किस तरह का भोजन लेंगे जिससे कि हमें कार्बोहाइड्रेट्स प्राप्त होंगे। तो सबसे पहली चीज अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो वो क्या है, यहाँ पर आम है एक कार्बोहाइड्रेट के स्रोत के रूप में। उसके अलावा गन्ने हैं, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होते हैं। इसके अलावा तरबूज है जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट होते हैं। फिर ये क्या है, मक्का हम जिसे कहते हैं ना, मक्का या जिसे हम कॉर्न भी कहते हैं, भुट्टा हम जनरली कहते हैं, इसके जो दाने होते हैं उन्हें हम मक्का कहते हैं, मकई कहते हैं। उसके दानों से भी हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। फिर अगला जो ये है क्या है, इसे हम कहते हैं शकरकंदी, इसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ठीक है, अगला ये जो फल है इसे आपने जरूर खाया होगा, इसे हम क्या कहते हैं, पपीता कहते हैं, जिससे कि हमें कार्बोहाइड्रेट्स प्राप्त होते हैं। फिर ये जो है इसे हम क्या कहते हैं, बाजरा कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं इसे हम, बाजरा कहते हैं, जो एक अन्न के रूप में हम देखते हैं ना, इससे क्या प्राप्त होता है, कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। फिर ये जो है आलू है जिसे कि एक सब्जी के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। फिर जो चावल होते हैं, चावल या धान से हम जो चावल हमारे पास उपलब्ध होते हैं, अनाज के रूप में हम जिसका प्रयोग करते हैं, और साथ ही साथ एक अनाज के रूप में हम ये जो गेहूं होता है, ये गेहूं भी क्या होता है, इसमें भी कार्बोहाइड्रेट जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो हमने क्या देखा, कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोतों की अगर हम बात करें तो हमने यहाँ पे देखा आम, गन्ना, तरबूज, मक्का, शकरकंदी, पपीता, बाजरा, आलू, चावल, गेहूं, ये सभी जो है कार्बोहाइड्रेट के स्रोत के रूप में देखे जाते हैं। अब वसा के अगर हम स्रोतों की बात करते हैं तो वसा के हम यहाँ पर दो तरह के स्रोत देख रहे हैं, एक है पादप स्रोत और दूसरा है जंतु स्रोत, यानी कि ऐसी चीजें जो हमें पादपों से या पौधों से प्राप्त होती है उनमें वसा होती है। साथ ही साथ कुछ ऐसे उत्पाद होते हैं जो कि हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं, उनमें भी वसा होती है। तो चलिए पहले हम बात करते हैं पादप स्रोतों के बारे में। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं ये क्या है, मूंगफली है जिसमें कि क्या होती है, वसा होती है। ठीक है, फिर ये क्या है, बादाम, ये जिसे हम गिरी भी कहते हैं, उससे भी हमें वसा प्राप्त होती है। फिर है तिल, जिससे हमें वसा प्राप्त होती है। इसके अलावा हम यहाँ पे अब अलग अलग प्रकार के क्या देख रहे हैं, तेल देख रहे हैं जिनसे कि वसा प्राप्त होती है। ये सूरजमुखी का तेल है, नारियल का तेल है, सोयाबीन का तेल है, सरसों का तेल है। ये अलग अलग प्रकार के जो तेल होते हैं उनमें भी क्या होती है, वसा होती है। फिर अगर हम जंतु स्रोतों की बात करें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं ना कि मक्खन है। ठीक है, मक्खन, इसके अलावा घी है, क्रीम है, जो कि सभी चीजें दूध से बनाई जा रही है। साथ ही साथ दूध है यहाँ पर, उससे भी वसा प्राप्त हो रही है। और इसके अलावा यहाँ अगर हम देखें तो ये क्या है, मांस होता है जिसमें कि फैट होता है या वसा होती है, अंडे होते हैं और मछलियां जो है ना, अंडे इस तरफ में हम देख रहे हैं क्या है, अंडे, और इस तरफ में अगर हम देखें तो ये क्या है, यहाँ पर मछली है जिनसे कि हमें क्या प्राप्त होती है, फैट। वसा को क्या कहते हैं, फैट भी हम कहते हैं। तो यहाँ हमने वसा के दो तरह के स्रोत देखे हैं, पादप स्रोत भी है, जंतु स्रोत भी है। पादप स्रोतों में हम क्या देख रहे हैं, मूंगफली है, बादाम है, अलग अलग प्रकार के तेल है, तिल है जिनमें कि वसा प्राप्त होती है। साथ ही साथ जंतु स्रोतों में हम देख रहे हैं कि दूध से बनने वाली सभी तरह की चीजें, मक्खन है, घी है, क्रीम है, दूध है खुद, और साथ ही साथ अगर हम देखें तो मांस जो होता है जानवरों का, उसमें अंडा है, मछली है, ये सभी भी जो होते हैं
वसा के स्रोत के रूप में काम करते हैं, या हम कह सकते हैं कि हम इन सभी खाद्य पदार्थों से वसा प्राप्त करते हैं। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कुछ ऐसी चीजों के बारे में, ऐसे खाद्य पदार्थों के बारे में जो कि प्रोटीन से भरपूर होते हैं और हम उन्हें क्या कहते हैं, प्रोटीन के स्रोत कहते हैं। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर फिर से हम देख पा रहे हैं कि प्रोटीन के 2 तरह के स्रोत हैं, एक पादप स्रोत है और दूसरा है जंतु स्रोत। ठीक है, तो पादपों में अगर हम देखें कि पादपों से प्राप्त होने वाली कौन कौन सी चीजें हैं जिनमें कि प्रोटीन पाया जाता है, तो वो यहाँ पे हम देखेंगे अलग अलग प्रकार की, हम कह सकते हैं दालों वाला जो हम कैटेगरी होती है, दालों की जो श्रेणी होती है, उस टाइप से हम यहाँ देख सकते हैं कि जो मूंग है, साथ ही साथ क्या है, तुअर दाल है, इसमें प्रोटीन पाया जा रहा है। और ये क्या है, राजमा इसे कहते हैं, आप लोगों ने जरूर इसकी सब्जी कभी न कभी खाई होगी, राजमा। फिर मटर है यहाँ पर, जो हम देखते हैं ना ठंड के मौसम में मटर आते हैं, हम जो है पुलाव कहे, पोहा कहे, बहुत सारी चीजों में जो है सब्जियों में हम मटर का प्रयोग करते हैं, जो कि प्रोटीन से भरपूर होती है। फिर ये है चना, और ये जो है आप यहाँ देख पा रहे हैं, इसे हम कहते हैं सोयाबीन। तो इन सभी जो जितने भी हमने खाद्य पदार्थों की बात करी है, ये सभी प्रोटीन के स्रोत है, लेकिन कौन से स्रोत है, पादप स्रोत है, यानी पादपों से हमें ये प्राप्त होते हैं। लेकिन अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जंतु स्रोतों की, कि क्या कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिनसे हमें क्या हो रहा है, प्रोटीन प्राप्त हो रहा है, लेकिन वो सभी जंतु स्रोतों के अंतर्गत आती है। अब यहाँ पर आप अगर कुछ पिक्चर्स को देखेंगे, मांस है, मछली है, अंडा है, दूध है, तो आप कहेंगे कि इसके थोड़ी देर पहले हमने जब वसा के बारे में बात करी थी, तब हमने देखा था कि ये सारी पिक्चर्स तो वहां पर भी थी। तो हाँ, कुछ ऐसी खाद्य सामग्रियां होती हैं जिनमें कि क्या है, प्रोटीन भी है और साथ ही साथ वसा भी है। जैसे अगर हम देखें तो दूध जो है उसमें क्या है, वसा भी है और साथ ही साथ प्रोटीन भी है। फिर ये क्या है, पनीर हम इसे कहते हैं ना, इसके पराठे बनाए जाते हैं, सब्जी बनाई जाती है, कई तरह के स्नैक्स बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी प्रोटीन का एक स्रोत है, लेकिन कैसा स्रोत है, ये जंतु स्रोत है। फिर इसके अलावा मांस जो है, इसमें वसा के साथ साथ में क्या पाया जाता है, प्रोटीन भी पाया जाता है। अंडे जो है, अंडे में भी हमने देखा था ना कि वसा भी पाया जाता है, साथ ही साथ प्रोटीन भी पाया जाता है। और मछली में भी ऐसा ही है कि प्रोटीन भी पाया जाता है और साथ ही साथ इसमें वसा भी पाई जाती है। तो हमने क्या किया है कि तो अलग अलग प्रकार के, अगर हम देखें कि प्रोटीन के स्रोतों को हमने डिवाइड किया हुआ है पादप स्रोत और जंतु स्रोत में। पादप स्रोतों में हमने दालें देखी हैं, साबुत दालें अगर हम देखें तो मूंग है, तुअर है, राजमा है, मटर है, चना है, सोयाबीन है, ये सभी प्रोटीन के स्रोत हैं। और साथ ही साथ जो जंतु स्रोतों की अगर हम बात करें तो दूध है, पनीर है, ये इनसे प्रोटीन प्राप्त हो रहा है। और मांस, अंडे, मछली, ये सभी चीजें भी जो है प्रोटीन के स्रोत के रूप में देखी जा सकती है। यहाँ हम देख रहे हैं विटामिन के स्रोत। विटामिन के कौन कौन से स्रोत होते हैं, तो हमने देखा था कि विटामिन जो होते हैं हमारे शरीर के लिए बहुत ही कम मात्रा में जरूरी होते हैं, लेकिन ये हमें चाहिए होते हैं, और नहीं होने पर हम देख सकते हैं कि कई तरह की कमियां या कई तरह के रोग हमारे शरीर में हो सकते हैं। तो विटामिन हमने देखा था कई प्रकार के होते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के। ठीक है, तो विटामिन ए के स्रोतों की हम बात करें तो हम क्या देख सकते हैं, दूध, मछली का तेल, गाजर, पपीता, आम, ये सभी क्या है, विटामिन ए के स्रोत है। फिर विटामिन बी के स्रोतों की अगर हम बात करें तो गेहूं, चावल, मांस, ये सभी विटामिन बी के स्रोत है। फिर विटामिन सी के स्रोतों की यदि हम बात करें तो है संतरा, जाम, टमाटर, आंवला, नींबू और मिर्च। फिर विटामिन डी के स्रोतों की अगर हम बात करें, दूध, ये क्या है, मक्खन, अंडे, मछली, साथ ही साथ मांस, ये सभी चीजें जो है हम देख पा रहे हैं कि विटामिन के स्रोत होते हैं, जिनसे कि हमें विटामिन एक पोषक तत्व के रूप में जो है वो प्राप्त होता है। अब यहाँ हम जानेंगे
खनिज लवणों के स्रोत। खनिज लवण जो होते हैं, मिनरल्स जिन्हें हम कहते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं ना, आयोडीन है, फास्फोरस है, लोह है, कैल्शियम है। ये सभी हमारे शरीर में बहुत कम मात्रा में जरूरी होते हैं, लेकिन ये हमारे शरीर में जो है जाते रहना चाहिए, अन्यथा कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं। जैसे आयोडीन के स्रोत की अगर हम बात करें तो मछली, हरी अगर हम देखें तो पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं, अदरक होता है, इनके स्रोत होते हैं। फास्फोरस में हम देखें तो गेहूं है, चावल है, हरी मिर्च, दूध, केला, ये सभी फास्फोरस के स्रोत हैं। लौह के स्रोतों की अगर हम बात करें तो हरी सब्जियां जैसे होती है ना, पालक होती है, मेथी होती है, इनमें थोड़े अमाउंट में क्या होता है, लौह तत्व होता है। इसके अलावा जाम फल जो होता है, मांस होता है, सेब फल होता है, इनमें भी लौह के कुछ अंश होते हैं। साथ ही साथ कैल्शियम में अगर हम देखें तो दूध और अंडे, इनसे हमें क्या प्राप्त होते हैं, कैल्शियम प्राप्त होता है। तो हमने क्या अलग अलग प्रकार के खनिज लवणों के बारे में हमने बात करी थी, जैसे कि आयोडीन है, फास्फोरस है, लोह है, कैल्शियम है, और इनके जो स्रोत होते हैं कि वे खाद्य पदार्थ जिनसे हमें की खनिज लवण प्राप्त होते हैं, उनके बारे में हमने जाना है। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा कि हमने अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज, वसा, इन सब के बारे में हमने जाना, और साथ ही साथ हमने यहाँ पर क्या देखा कि किन किन प्रकार के भोज्य पदार्थों से हमें किन किन प्रकार के जो पोषक तत्व है वो मिलते हैं। तो अब यहाँ एक जरूरी बात अब आ रही है कि संतुलित आहार जो है वो क्या होता है और संतुलित आहार लेना जो है वो क्यों जरूरी होता है। हमने अलग अलग प्रकार के जो पोषक तत्व हैं उनके बारे में जाना कि जो है कार्बोहाइड्रेट जरूरी होते हैं, विटामिन जरूरी होते हैं, खनिज जो है, वसा जो है, प्रोटीन, ये सभी हमारे शरीर के लिए जरूरी होते हैं, लेकिन एक निर्धारित मात्रा में, ना तो उससे ज्यादा ना ही उससे कम। तो आइए पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं कि एक बिल्कुल रफ यहाँ पर एक मैं लिस्ट बना रही हूँ कि हम दिन भर में क्या क्या चीजें खाते हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ, एक लिस्ट है, आप भी बनाइए यहाँ पर मेरे साथ साथ, और साथ ही साथ में शुरुआत करते हैं। जैसे मान लीजिए सुबह 8 बजे मैं बात कर रही हूँ, सुबह के 8 बजे जो कि हमारा ब्रेकफास्ट, लगभग सभी का ऐसा टाइम होता है, ब्रेकफास्ट का टाइम होता है, सुबह का नाश्ता हम करते हैं। तो सुबह का नाश्ता जब मैं करती हूँ तब मैं उपमा लेना पसंद करती हूँ, ठीक है, और इसके साथ में मैं 1 कप चाय लेती हूँ, ठीक है। ये हो गया मेरा सुबह का ब्रेकफास्ट। अब दोपहर का जब भोजन हम करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, लंच करते हैं ना, तो 12:30 पे, करीब करीब 12:30 पे यहाँ मैं अपना लंच करती हूँ। तो यहाँ लंच में मैंने अब यहाँ पर एक सब्जी ले लेती हूँ, एक रोटी ले लेती हूँ, कोई भी एक हरी सब्जी, जैसे गिलकी की सब्जी हो गई है, और इस सब्जी के साथ में कुछ चपातियां जैसे हमने यहाँ पर ली है, ठीक है। ये हो गया हमारा दोपहर का भोजन। अब शाम की जो चाय होती है, ठीक है, उसमें चाय के साथ मैंने लिए हैं थोड़े बिस्किट ले लिए, ठीक है। शाम को चाय के साथ कुछ बिस्किट ले लिए, नमकीन भी ले सकते हैं। और फिर रात में करीब 8 बजे मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, डिनर कर रही हूँ, ठीक है। रात के 8 बजे हम डिनर कर रहे हैं। तो डिनर में हम सब्जी ले सकते हैं कुछ भी, जैसे मैं यहाँ कह रही हूँ कि मैंने छोले ली है, साथ में चपाती ली है, और थोड़ा सा सलाद लिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से जब आप अपने भोजन की लिस्ट बनाएंगे, ठीक है, रोज हम जो खाते हैं उसकी एक लिस्ट बनाएंगे, तो आप देखेंगे कि कितनी वैरायटी की चीजें जो है हम यहाँ पर ले रहे हैं। हमारे खाने में अलग अलग प्रकार की सब्जियां होती हैं, दालें भी जो होती है कई प्रकार के होते हैं, चावल होते हैं, साथ ही साथ हम क्या लेते हैं, दही लेते हैं, रायता लेते हैं, कोई एक स्वीट डिश जो होती है, एक मीठी हम कह सकते हैं डिश हो सकती है। ये सारी चीजें हम अपने भोजन में लेते हैं। तो जब हम बहुत तरह तरह की चीजें खाते हैं तो उन सभी चीजों से क्या होता है, हमें अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व मिलते हैं, और ये सभी पोषक तत्व क्या होते हैं, हमारे इस संतुलित आहार का ही एक हिस्सा होते हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी तरह का आहार हम ले रहे हैं यहाँ पर, उसमें प्रोटीन्स भी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं, वसा होती है, खनिज होते हैं, सभी तरह के पोषक तत्व जो है उसमें होते हैं, जो कि हमारे शरीर के वृद्धि के लिए,
और विकास के लिए जरूरी होते हैं। जितने भी तरह के अगर हम पोषक तत्वों की बात करें तो हमारे भोजन के द्वारा जितने भी पोषक तत्व हमें मिलते हैं उनसे क्या होता है, हमारे शरीर की वृद्धि होती है, विकास होता है और हम स्वस्थ रहते हैं। मान लीजिए कि एक हम यहाँ पे एक ऐसे बच्चे का एग्जाम्पल ले रहे हैं। मान लीजिए एक ऐसा बच्चा है जिसको कि केवल खाने में जो है दाल चावल ही पसंद है, ठीक है। कई बच्चे ऐसे होते हैं ना जो कि केवल या तो दाल चावल खाएंगे या तो सिर्फ आलू की सब्जी उन्हें पसंद होती है, तो वो चाहते हैं कि हम रोज ही क्या करें, आलू की सब्जी, आलू का पराठा, आलू से बनी हुई चीजें ही वो खाना पसंद करते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पर बच्चा जो है केवल दाल चावल ही खा रहा है, ना वो सलाद खा रहा है, ना वो फ्रूट्स खा रहा है, किसी भी तरह के फल नहीं खा रहा है, किसी भी तरह का भोजन नहीं खा रहा है, सिर्फ और सिर्फ दाल चावल खा रहा है। तो यहाँ पर दाल और चावल में क्या होता है, दालों में प्रोटीन होता है, हमने देखा था, और चावल में क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो जब एक बच्चा जो है एक ही तरह का भोजन लगातार करेगा तो उससे क्या होगा कि उसके शरीर में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट ही उसके शरीर में जा रहे हैं, बाकी के जो मिनरल्स होते हैं यानी कि जो खनिज होते हैं, जैसे हमने फास्फोरस देखा था, लौह तत्व देखा था, ये सभी उसके शरीर में नहीं जा रहे हैं। तो क्या होगा कि उन सभी पोषक तत्वों की उसको कमी हो जाएगी और उसकी वजह से कई प्रकार के रोग भी हो सकते हैं, क्योंकि हर पोषक तत्व जो है उसका एक अपना काम होता है, उसकी एक अपनी विशेषता होती है। यदि वो हमारे शरीर में नहीं जाता है तो उसकी कमी से कई तरह की बीमारियां जो है यहाँ पर उत्पन्न हो सकती है। तो इसीलिए जब भी हम संतुलित आहार की बात करते हैं तो उस आहार में क्या होता है कि सभी प्रकार के पोषक तत्व होते हैं जिनकी हमें आवश्यकता होती है, जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, खनिज है, इन सभी की। और इन सब के अलावा हमने बात करी थी ना फाइबर्स या रेशे जिन्हें हम कहते हैं, डाइटेटरी फाइबर्स या जिन्हें हम रुक्षांश भी कहते हैं, इनकी भी आवश्यकता होती है। साथ ही साथ जो पानी होता है, जल जो होता है, वो भी हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। पानी हम देखते हैं ना, जैसे हम फ्रूट्स काटते हैं, कई ऐसे फ्रूट्स होते हैं, जैसे हमने तरबूज के बारे में कल बात करी थी, उसमें कितना पानी होता है। जब हम उसको काटते हैं तो हम देखते हैं ना कि उसमें से उसका जो जूस होता है, जो उसका रस होता है, निकलने लगता है। और इसके अलावा अगर हम दूसरे और भी फलों की बात करें या सब्जियों की बात करें जिनको हम काटते हैं तो उसमें से पानी निकलता है, तो वो भी हमारे शरीर में एक पानी के स्रोत के रूप में हम कह सकते हैं कि उससे हमारे शरीर को पानी प्राप्त होता है। जो चाय, कॉफी, दही हम लेते हैं, दाल हम खाते हैं, उसमें भी कुछ न कुछ मात्रा में पानी होता है जो कि हमारे शरीर में जाता है। तो संतुलित आहार का मतलब यहाँ पर है कि एक ऐसा आहार जिसमें कि सभी प्रकार के जो पोषक तत्व होते हैं वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। किसी भी एक पोषक तत्व की अगर हम बात करें, जैसे हम ऐसा भी भोजन हमें नहीं करना चाहिए जिसमें कि केवल कार्बोहाइड्रेट ही जाता हो, हमें सभी पोषक तत्व जो है अपने आहार में लेने चाहिए। और यहाँ एक चीज और क्लियर करना चाहिए कि जो बच्चे होते हैं और जो वयस्क होते हैं उनके दोनों के जो भोजन में जो संतुलित आहार जो होना चाहिए उनका वो अलग होना चाहिए। उनके भोजन में जो पोषक तत्व होते हैं उनकी मात्रा भी अलग अलग होनी चाहिए। और अगर हम देखें कि शारीरिक श्रम जिस तरह का किया जाता है, जैसे कि कोई बहुत ज्यादा शारीरिक श्रम करता है तो उसके लिए जो संतुलित आहार होगा उसमें अलग तरह के पोषक तत्वों की आवश्यकता होगी। तो संतुलित आहार में हमने ये चीज क्लियर कर ली है कि वह आहार जिसमें कि पर्याप्त मात्रा में सभी तरह के पोषक तत्व मौजूद हो उसे ही हम क्या कहते हैं, संतुलित आहार कहते हैं। अब यदि आप देखें तो हमें क्या करना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट जिन चीजों से मिलता है वो चीजें भी खानी चाहिए, प्रोटीन जिनसे मिलता है सभी तरह की, जैसे हम देखते हैं ना दालें होती है, अलग अलग प्रकार की दालें होती हैं, वो हमें खाना चाहिए। इसके अलावा आपने वसा की यदि बात करी तो मूंगफली है और आलू है, इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीजें जिनमें कि अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व होते हैं वो खाने चाहिए, ठीक है। अंकुरित बीज हमें खाना चाहिए, अलग अलग प्रकार के जो हम चने देखते हैं या मूंग देखते हैं, तो अंकुरित बीज जो होते हैं वो भी हमारे लिए काफी फायदेमंद होते हैं, ये भी खाना चाहिए। दालें होना चाहिए और अलग अलग प्रकार के जो आटे होते हैं उनको उसका मिक्सचर करके उनको मिला करके उनसे रोटी, पराठे, इस तरह की चीजें बना के खानी चाहिए। हम देखते हैं ना कि जो किण्वित किया हुआ भोजन होता है, जैसे हम इडली का जो घोल होता है, ढोकले होते हैं,
डोसा होता है, उनका जो घोल होता है उसमें क्या होता है कि दाल भी होती है और चावल भी होते हैं। तो इनका जो मिक्सचर होता है, इनका जो मिश्रण होता है, उसमें हम क्या देखते हैं ना, दाल होती है, अलग अलग प्रकार की दालें होती हैं, चावल होते हैं जिनको पीस करके किण्वित किया जाता है, थोड़े टाइम तक रखा जाता है, फिर उससे इडली या डोसा जो है वो बनाया जाता है। इस तरह की चीजें होती हैं। और साथ ही साथ हमें यहाँ पर अलग अलग प्रकार के जो फल होते हैं वो खाना चाहिए। साथ ही साथ जितनी भी हरी सब्जियां होती है वो भी हमारे लिए काफी फायदेमंद होती हैं, उनका भी सेवन जो है हमें करना चाहिए। अपने भोजन में एक हरी सब्जी जो है वो रोज खाना चाहिए। सलाद जो है वो लेना चाहिए। दही जो है, दही भी एक बहुत अच्छा हम कह सकते हैं सोर्स होता है, जिससे कि हमारे शरीर को कई तरह के जो मिनरल्स होते हैं वो मिलते हैं। साथ ही साथ अगर हम देखें तो गुड़ होता है वो हमें लेना चाहिए। और भी कई तरह का ऐसे भोजन जो कि हमें पसंद हो या ना हो, लेकिन यदि वो पौष्टिक होते हैं तो हमें वो जरूर लेना चाहिए। और अगर हम देखें तो जो संतुलित आहार होता है वो बहुत ज्यादा महंगा नहीं होता है, हम कम से कम कीमत में भी, जैसे अगर आप देखें तो हमने कुछ दालें जो है दालें ले ली, साथ ही साथ कुछ अंकुरित बीज होते हैं वो ले लिए, कुछ हरी सब्जियां ले लिए जो कि बहुत ज्यादा महंगे नहीं होते, उनको हम कम कीमत में भी क्या कर सकते हैं, एक पूरे के पूरे संतुलित आहार वाली थाली जो है हम वहाँ पे तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह हमने क्या देखा कि हमारे भोजन में अलग अलग प्रकार के जो पोषक तत्व है वो होना चाहिए, तभी हमारा जो भोजन है वो क्या कहलाएगा, संतुलित आहार कहलाएगा। अब मान लीजिए हम यहाँ पर एक ऐसे बच्चे का एग्जाम्पल ले रहे हैं जिसने ये डिसाइड किया है, जिसने ये सोचा है कि मुझे जो है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मैं वसा लूँगा, कार्बोहाइड्रेट जो है मैं कम लूँगा, क्योंकि जितना यदि हम बराबर मात्रा में अगर कार्बोहाइड्रेट और वसा लेते हैं तो हमें क्या पढ़ा था हमने कि वसा से क्या होती है, ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। हमें क्या होती है, वसा से ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। तो उस बच्चे ने डिसाइड किया कि अब मैं जो है वसा वाली चीज़ें ही लूँगा जिसमें कि वसा पाई जाती है। तो इस स्थिति में क्या होगा कि जो बच्चा है उसके शरीर में केवल और केवल वसा जा रही है, बाकी दूसरे जो पोषक तत्व है वो नहीं जा रहे हैं। तो उस स्थिति में वसा की अधिकता से वो बच्चा क्या होगा, मोटापे का शिकार हो जाएगा। और साथ ही साथ जो जरूरी दूसरी चीजें हैं, जो जितने जरूरी पोषक तत्व है वो क्या होंगे, वो उसके शरीर में नहीं जाएंगे और उनकी कमी की वजह से उसको कई तरह की बीमारियां भी हो सकती है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि यदि हमें स्वस्थ रहना है, अपने शरीर की वृद्धि और विकास को हमेशा बनाए रखना होगा, तो उसके लिए हमें संतुलित आहार लेना होगा। और हो सकता है कि एक जो वयस्क है और जो एक बच्चा है, उन दोनों के लिए संतुलित आहार के मायने अलग होंगे, अलग अलग मात्रा में अलग अलग तरह के पोषक तत्व जो है उन्हें चाहिए होंगे। और यदि हम नहीं लेते हैं तो हमारे शरीर में कई तरह के विकार जो है उत्पन्न हो सकते हैं और हम बीमार भी पड़ सकते हैं। तो संतुलित आहार के बारे में हम अब जान चुके हैं। अब हम यहाँ बात करने वाले हैं अभावजन्य रोग, यानी कि यहाँ अभावजन्य का मतलब यह है कि हो सकता है एक व्यक्ति जो कि पूरा भोजन तो ले रहा है, उसको पर्याप्त भोजन तो मिल रहा है, लेकिन ये हो सकता है कि किसी एक पोषक तत्व को वो मिस कर रहा है, यानी कि किसी एक प्रकार का पोषक तत्व जो है वो उसे उपलब्ध नहीं हो रहा हो, या वो जानबूझकर जो है किसी एक प्रकार के पोषक तत्व को नहीं ले रहा है। और यदि इस पोषक तत्व की जो कमी है वो बहुत लंबे समय तक बनी रहती है, मान लीजिए कि वो अपने भोजन में जो है विटामिन नहीं ले रहा है, तो उसके शरीर में क्या हो रहा है, विटामिन की लंबे समय तक कमी होते जा रही है। और उन विटामिन की कमी की वजह से क्या हो सकता है, उसे कई तरह की शारीरिक परेशानियां आ सकती है, किसी तरह के रोग जो है उसको हो सकते हैं जिस भी चीज को वो नहीं ले रहा है। तो यहाँ पर वो व्यक्ति क्या होगा, अभावजन्य रोगों से ग्रसित हो सकता है। लंबे समय तक वो एक किसी प्रकार का खास प्रकार का जो पोषक तत्व है वो नहीं ले रहा है, उसकी कमी की वजह से उसे क्या हो रहे हैं, अभावजन्य रोग जो है वो हो रहे हैं, क्योंकि लंबे समय तक वो किसी एक प्रकार का पोषक तत्व नहीं ले रहा है। और इसकी वजह से रोग के अलावा हमारे शरीर में क्या हो सकती है, कई प्रकार की विकृतियां भी उत्पन्न हो सकती हैं। ठीक है,
विकृतियां भी उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि संतुलित आहार जो है वो व्यक्ति नहीं ले पा रहा है, और इसी वजह से क्या हो रहा है, जो रोग हो रहा है उसे हम यहाँ पर कहते हैं अभावजन्य रोग, जो कि उस पोषक तत्व की कमी की वजह से हो रहा है। अब मान लीजिए हम एक ऐसे व्यक्ति का एग्जाम्पल ले रहे हैं जो कि जिसके भोजन में क्या हो रहा है कि वो व्यक्ति क्या कर रहा है, प्रोटीन नहीं ले रहा है, यानी कि उसके आहार, संतुलित आहार अगर हम कहें तो वो संतुलित आहार नहीं ले पा रहा है, क्योंकि उसका जो भोजन है उसमें किसकी कमी है, उसमें प्रोटीन की कमी है। तो प्रोटीन की कमी से उस व्यक्ति को कई तरह की परेशानियां हो सकती है, यदि वो व्यक्ति क्या कर रहा है, पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं ले रहा है। तो उसकी वजह से कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे सबसे पहली चीज जो है वो क्या हो जाएगी, उसकी जो वृद्धि है वो क्या होगी, रुक जाएगी। उसके शरीर की जो वृद्धि है वो क्या होगी, शरीर की वृद्धि जो है वो रुक जाएगी, क्योंकि जो प्रोटीन्स होते हैं वो हमारे शरीर के ग्रोथ के लिए, हमारे शरीर की वृद्धि के लिए, विकास के लिए जरूरी होते हैं। फिर इसके अलावा क्या हो सकता है, उसके चेहरे पर सूजन आ सकती है, उसके चेहरे पर सूजन आ सकती है, प्रोटीन्स की कमी से वृद्धि भी रुक रही है, साथ ही साथ उस व्यक्ति के चेहरे पर सूजन आ रही है, साथ ही उसके जो बालों का रंग है, बालों का रंग भी कैसा हो जाएगा, उड़ जाएगा। ये एक हम कह सकते हैं विकृति हो सकती है कि वह व्यक्ति जो कि प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में नहीं ले रहा है, उसके बालों का रंग उड़ गया है, चेहरे पर सूजन है, उसकी वृद्धि रुक जाएगी, और साथ ही साथ उसको क्या हो सकती है, पेचिश भी हो सकती है। तो ये हमने क्या देखा कि प्रोटीन की कमी से शरीर में किस तरह के रोग, किस तरह की विकृतियां जो है वो उत्पन्न हो सकती हैं। प्रोटीन के अलावा जो होते हैं, हम देखते हैं ना कि कार्बोहाइड्रेट भी जो होते हैं वो भी हमारे शरीर के लिए, वृद्धि के लिए, विकास के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो मान लीजिए कि कोई एक ऐसे बच्चे की हम बात कर रहे हैं, कोई ऐसे व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं जो कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जो है वो दोनों ही नहीं ले रहा है, और बहुत लंबे समय तक के क्या हुआ है कि उसके भोजन में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो क्या होगा, उस व्यक्ति की वृद्धि जो होगी, उसके शरीर की जो वृद्धि होगी वो क्या हो जाएगी, अवरुद्ध हो जाएगी, वृद्धि रुक जाएगी, और वो व्यक्ति कैसा हो जाएगा, बहुत ही कमजोर हो जाएगा, क्योंकि हम देखते हैं ना कि हमारे शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट जो है बहुत जरूरी होते हैं। तो उसकी वृद्धि अवरुद्ध हो जाएगी, वो व्यक्ति कैसा होगा, बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगा, बहुत ज्यादा दुबला हो जाएगा, और साथ ही साथ उसको वो इतना कमजोर हो जाएगा कि वो क्या होगा, दुबला हो जाएगा, और चलने फिरने में भी असमर्थ हो जाएगा। तो यहाँ हमने क्या देखा कि अगर हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में जो पोषक तत्व हैं वो नहीं जाएंगे, जैसे आप कई बच्चों को देखते होंगे ना जो कि क्या करते हैं, जो तो बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं अचानक, क्योंकि वो हो सकता है केवल और केवल वसायुक्त भोजन ले रहे हों, या कई बच्चे जो होते हैं बहुत ज़्यादा दुबले रह जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, या हम कह सकते हैं कुपोषित हो जाते हैं, क्योंकि उनके शरीर में पर्याप्त मात्रा में जो पोषक तत्व हैं वो जो नहीं जाते हैं। तो उन्हीं की वजह से जो है कई तरह की विकृतियां या विकार उत्पन्न होते हैं, जिन्हें हम अभावजन्य रोग कहते हैं। तो आइए यहाँ पर हम सारणी के माध्यम से देखते हैं। हमने देखा है कि किस तरह से अभावजन्य जो रोग है वो किस पोषक तत्व की कमी से कौन सा रोग जो है वो होता है। हमने यहाँ पर देख रहे हैं विटामिन और खनिज की पहले हम बात कर रहे हैं, जिसमें अगर हम देखें तो यहाँ दूसरा जो कॉलम है उसमें क्या है, अभावजन्य रोग या विकार हम देख सकते हैं, और उनके क्या लक्षण होते हैं ये हम देख सकते हैं। तो पहला जो है विटामिन ए की हम बात करें, ठीक है। विटामिन ए जो होता है वो उसकी कमी से क्षीणता, दृष्टिहीनता, यानी कि जो देखने की क्षमता है इसमें कमी होती है। उसके लक्षण क्या होते हैं कि दृष्टि जो होती है कमजोर हो जाती है, अंधेरे में या जो रात में जो होता है वो कम दिखाई देता है लोगों को, और कभी कभी पूरी तरह से ही दिखाई देना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो ये कमी जो होती है किसकी वजह से, विटामिन ए की कमी से दृष्टिहीनता, क्षीणता की जो बीमारी है हम कह सकते हैं, रात में दिखाई न देना या पूरी तरह से दिखाई देना भी यहाँ पर बंद हो जाता है। फिर है विटामिन B1। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी रोग होता है, और इसके लक्षण है
दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी हो जाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है, जिससे क्या होता है कि मसूड़ों से खून निकलने लगता है, घाव भरने में बहुत समय लगता है। तो इस बीमारी का नाम क्या है, हमें रोग का नाम कह सकते हैं स्कर्वी, जो कि विटामिन सी की कमी से होता है। फिर है विटामिन डी। विटामिन डी जो है उसकी कमी से क्या होता है, रिकेट्स हो जाता है और इसमें अस्थियां कैसी हो जाती हैं, मुलायम होकर के मुड़ जाती है। जो हार्डनेस होती है, जो हम कहते हैं ना कि हमारी हड्डियां बहुत कठोर होती हैं, यदि आप अपने हाथों को इस तरह से आप देखते हैं तो आपको कठोर हड्डियां जो है महसूस होती है इस तरह से। लेकिन यदि आपको विटामिन डी की यदि कमी होती है जिस व्यक्ति को, तो रिकेट्स नाम की बीमारी होती है, जिसमें कि अस्थियां जो है वो मुलायम होकर के मुड़ जाती है। फिर है कैल्शियम। कैल्शियम एक तरह का खनिज है जिससे अगर हम देखें तो क्या होता है, अस्थियां और दंत क्षय दोनों को नुकसान होता है, हमारी हड्डियों को भी, दांतों को, और हमारे जो हड्डियां होती है, अस्थियां यानी जो हड्डियां होती हैं वो कमजोर हो जाती हैं और दांत भी जो होते हैं टूटने लगते हैं, गिरने लगते हैं। फिर है आयोडीन, भी एक तरह का जो खनिज है, उसकी कमी से घेंगा या गोइटर हो जाता है। हम यहाँ देखते हैं ना कि गर्दन की यहाँ पे जो ग्रंथि होती है वो कैसी हो जाती है, फूल जाती है, उसमें सूजन आ जाती है। और बच्चों में जो मानसिक विकलांगता होती है, इसका एक बहुत बड़ा कारण होता है आयोडीन की कमी से, क्योंकि यदि आयोडीन की कमी होती है, किसी भी तरह की यदि गड़बड़ी होती है, तो गोइटर नामक रोग होता है, जिसमें कि ये जो गर्दन की जो ग्रंथि होती है वो फूल जाती है। फिर है लौह। लौह तत्व जो होता है वो हम देखें तो उसकी वजह से अरक्तता होता है, यानी कि खून की कमी हो जाती है, कमजोरी आती है, और जिसको भी खून की कमी होती है, कमजोरी होती है, उसे चक्कर आने लगते हैं, बहुत ही कमजोर जो है शरीर हो जाता है। तो यहाँ हमने क्या देखा कि अलग अलग प्रकार के विटामिन और खनिज लवणों की कमी के कारण जो है कौन कौन से रोग होते हैं और उन लोगों को कैसे पहचाना जाता है, उन रोगों के क्या लक्षण होते हैं, वो हमने इस तालिका से जान लिया।